डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए ऑनर्स हिंदी मेजर के अंतर्गत हिंदी कहानियां, जिसका कोड है HND MJ101, इसके अंतर्गत विद्यार्थी मित्रों मैं आज इकाई 14 असली बात, जिसकी लेखिका हैं नासिरा शर्मा जी, प्रस्तुत करने जा रहा हूं। विद्यार्थी मित्रों, इससे पूर्व हमने 13 इकाइयों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें साहित्य की अवधारणा से लेकर और बाकी जो कहानियां हैं, उन सारी कहानियों को हमने एक एक करके अध्ययन किया है। अब आज हम इस पाठ्यपत्र के अंतिम इकाई असली बात का अध्ययन करने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि हम हमेशा इकाई को 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। प्रथम भाग में हम लेखक के जीवन परिचय से रूबरू होते हैं। तत्पश्चात हम जो कहानी कला की दृष्टि से जो 6 बिंदु हैं, 6 तत्व हैं, उनके आधार पर हम कहानी की समीक्षा करते हैं। इससे 2-3 लाभ हैं। पहला कि आपको एक बार में सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ता। आप पहले लेखक से के परिचय से परिचित होते हैं, फिर उसके बाद कहानी जो है उसके कथासार को भी समझते हैं। इससे जो है आपको परीक्षा के समय और लंबे दिनों तक याद रखने की सुविधा होती है। तो इसी परिपाटी को दोहराते हुए हम इस इकाई का भी अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए, इकाई 14 असली बात, लेखिका नासिरा शर्मा, भाग 1। इसमें हम लेखक परिचय के जीवन परिचय और कृतित्व परिचय से परिचित होंगे, और जो असली बात जो कहानी है, उस कहानी का कथासार क्या है, उस पर विस्तृत बातचीत करेंगे। मित्रों, नासिरा शर्मा जी का जन्म 22 अगस्त 1948 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपके पास हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी तथा पश्तो भाषाओं पर गहरी पकड़ है। आपके पास ईरानी समाज, राजनीति और इराक, अफगानिस्तान, सीरिया जैसे देशों की संस्कृति की विशेषज्ञता भी प्राप्त है। आपका अधिकतर साहित्य हाशिए के लोगों और युद्धबंदियों के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी जर्मन, फ्रेंच पर आपने कार्य किया है। साहित्यिक विरासत की बात करें तो आपके प्रमुख उपन्यास हैं पारिजात, जो 2011 में प्रकाशित हुआ, कागज की नाव, कुइयाँ जान, अक्षयवट। और कहानी संग्रह की बात करें तो सामी कागज, खुदा की वापसी, संगसार, इंसानी नस्ल। और सर्वोच्च पुरस्कार की बात करें तो यूके कथा सम्मान कुइयाँ जान के लिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार पारिजात के लिए तथा व्यास सम्मान कागज की नाव के लिए आपको मिला है। लेखिका के परिचय के बाद अब हम अगर असली बात जो कहानी है उसकी कथासार की बात करें तो विद्यार्थी मित्रों, यूं तो विभाजन पर, दंगों पर, कर्फ्यू पर बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं, लेकिन नासिरा शर्मा जी की लिखी हुई कहानी असली बात कुछ मामलों में
श्रेष्ठ है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि यह जो कहानी है यह केवल समस्या नहीं प्रस्तुत करती, जो समस्या है उनके जो निदान हैं, उनके जो समाधान हैं वह भी प्रस्तुत करती है। तो समस्या के समाधान को प्रस्तुत करने के नाते यह कहानी श्रेष्ठ साबित होती है। इसे पढ़कर कर्फ्यू के जो दौरान उपद्रवियों के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उससे कैसे बाहर निकला जाए, उससे कैसे बचा जाए, इस बात को यह कहानी बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। शहर में हिंदू मुसलमान दंगे का दूसरा दिन है। नए एसपी साहब आए हैं जो युवा हैं और एकदम सख्त कानून लगाए हुए हैं कि कर्फ्यू में कोई भी ढीला ढिलवाई नहीं चलेगी। जो एसपी साहब हैं वह आदेश देते हैं, परिस्थिति बेकाबू दिखे तो तुरंत गोली मार दो। इस आदेश के बाद लोग डर जाते हैं और अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। सिपाही रामदीन जो गश्त कर रहा है, जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, वह एक स्त्री जो है वह अपने बच्चे को लेके गर्मी में परेशान है, वह उसको देती है तो वह उसे ले लेता है और लेकर आगे बढ़ जाता है। कुछ देर उसे अपने कंधे पर टहलाता है, सुलाता है और सो जाने के बाद वापस उसकी माँ को दे देता है। दूसरा सिपाही जब उसको यह करते हुए देखता है तो वह चुटकी भी लेता है कि यह क्या नया रोग पाल लिए हो। लेकिन यही जो छोटी छोटी बातें हैं, जो मानवीय संवेदना है एक दूसरे के प्रति, एक मानव का दूसरे मानव के प्रति, वह सिपाही रामदीन में दिखता है कि वह कर्फ्यू लगा है, एसपी साहब का सख्त आदेश है, फिर भी वह हालात को की नाजुकता को समझते हुए जो भी अपने से बन पड़ रहा है वह कर रहा है। लोगों की मदद जितना ज़्यादा कर सकता है करने के लिए आगे खड़ा है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जैसे ही कर्फ्यू में थोड़ा ढील होती है फिर लोग लड़ने लगते हैं। एसपी और सख्त हो जाते हैं और कड़ा आदेश देते हैं कि जो कर्फ्यू 1 घंटे के लिए खुला हुआ था अब उसे केवल आधे घंटे के लिए खोला जाए। एक दिन के बाद ही लोगों को यह बात समझ में आने लगती है कि धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए हैं और जो गरीब है, जो मजदूर हैं, वह अब बेबस होने लगे हैं कि घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, रोजी रोटी कमा नहीं पा रहे हैं, अपना रखा हुआ कुछ है नहीं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। ऐसे जो वर्ग के लोग हैं वह इतने लाचार हो जाते हैं कि वह चाहते हैं कि इस कर्फ्यू को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, कुछ रोजी रोटी का काम आगे बढ़े। भूख उन्हें लगातार तोड़ रही है। कथा में एक तंबोलन है जो बेचारी अपने एक छोटे बच्चे को लेकर परेशान है कि दुकान बंद है और वह दुकान लगा नहीं पा रही है कि कुछ उससे आय हो और उस आय से वह अपने घर का या अपने बच्चे को कुछ खिला पाए। वह मज़ार पे जाती है जब कर्फ्यू में ढील होती है, जब छूट होती है, और वहाँ चाहती है कि कुछ उसको मिल जाए और वहाँ उसे कुछ रामदाना दिया जाता है जिसे वह चूसती है, अपने बच्चे को देती है और
एक पंगत में लाइन में लगती है कि वह जाके कुछ वहाँ खाना खा ले, कुछ जो भी कुछ मिले उसे खा ले, क्योंकि कुछ दिन हो गए हैं कि उसको एक निवाला भी नहीं मिला है। भूख अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है। लेकिन इसके नंबर तक आते आते, तंबोलन का जब तक नंबर आता है तब तक रोटी और शोरबा समाप्त हो जाता है। फिर वह जो है भीख मांगने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन आत्मसम्मान उसका रोक देता है। उसे याद आता है कि वह तंबोलन है, भिखारी नहीं। कथा और आगे बढ़ती है और फिर जब कर्फ्यू हटा दिया जाता है लोगों के त्राहिमाम करने पर, एसपी साहब से गुहार लगाने पर कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई समाप्त हो गई है और कर्फ्यू हटा दिया जाए, हम वादा करते हैं, हम वचन देते हैं। उसके बाद जो है उस तंबोलन को एक पंगत में, एक भंडारे में खाना मिलता है और वह जब पहली बार खाती है तो सोचती है कि यह रोटी में इतनी ताकत है, जब चाहती है तब हमें बचा लेती है और जब चाहती है तब लड़ा देती है। इसी के साथ यह कथा यहाँ समाप्त होती है। लेकिन बहुत सारी बातों को हम यहाँ देखते हैं कि जिन लोगों का पेट भरा हुआ है उन्हें कर्फ्यू में भी आनंद आ रहा है, उन्हें कर्फ्यू में भी मज़ा आ रहा है। वह देख रहे हैं कि कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानियों को देखकर उन्हें आनंद आ रहा है। और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ये कर्फ्यू तुरंत समाप्त हो जाए, लोग लड़ना बंद कर दें ताकि कुछ रोजी रोटी कमाया जा सके। तो एक तरफ जो ये विभेद है उसको भी यह कहानी उजागर करती है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस कहानी को अवश्य पढ़ेंगे और आत्मसात भी करेंगे। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः